प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामबाबू पांचाल नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 भारत जनसंख्या पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से संबंधित या पढ़ने से पहले हमें उसके नाम का अर्थ मालूम होना चाहिए। भारत जनसंख्या का मतलब है भारत की जनसंख्या, और जनसंख्या का मतलब होता है मनुष्यों की संख्या, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत की जनसंख्या पढ़ने से संबंधित हमको कुछ अन्य जानकारी होना भी आवश्यक है। जैसे यदि हम विश्व में देखें तो भारत का जनसंख्या के मान से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। तो इससे ही हमको ये पता लग जाता है कि भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में बहुत अंतर है। अर्थात यदि हमारा क्षेत्रफल में 7वां स्थान है तो जनसंख्या में भी 7वां स्थान होना चाहिए था, लेकिन हमारा जनसंख्या में दूसरा स्थान है। और इसका ये मतलब है कि भारत की जनसंख्या बहुत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 10 वर्षों के बाद जनसंख्या की गिनती होती है, जिसको जनगणना कहा जाता है। और ये 2011 में हुई थी और अब 2021 में हो गई। तो 2011 में जो हुई थी जनसंख्या की गणना, उसके अनुसार भारत में लगभग 121 करोड़ व्यक्ति, अर्थात 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 यहाँ की जनसंख्या है, जो संसार की कुल जनसंख्या 2011 में लगभग 6 अरब थी और भारत की है 1 अरब 21 करोड़। तो ये जो आपका प्रतिशत है वो है 16.7%। और हमारा जो क्षेत्रफल है वह है 3,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि हम भारत की जनसंख्या और भारत के क्षेत्रफल को विश्व की जनसंख्या और विश्व के क्षेत्र से यदि हम प्रतिशत में तुलना करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 16.7% और यहाँ का क्षेत्रफल केवल 2.41% है। यहाँ पर जो जनसंख्या की जनगणना की शुरुआत की गई वो अंग्रेज़ों के काल में की गई थी और पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी, लेकिन वह किन्हीं भी कारणों से पूर्ण नहीं हो पाई थी। इसके लगभग 9 वर्ष बाद 1881 में पहली बार जो जनगणना हुई वह पूर्ण जनगणना हुई और हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह लगभग आपका 1987 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि उस समय जिस बच्चे का जन्म हुआ था उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब हो गई थी और दुनिया को जनसंख्या एक समस्या के रूप में समझने लगे थे, जिस कारण से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या के वितरण का मतलब होता है किसी निश्चित वर्ग किलोमीटर का जो एरिया होता है या कोई निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर जनसंख्या के निवास करने का जो अनुपात है वह जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का वितरण कहलाता है। यदि हम इसको पारिभाषिक रूप से देखें तो किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और उस क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल, जिसको हम वर्ग किलोमीटर में मापते हैं, के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। आप ये निकालते कैसे हैं? तो जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए पहले हम उस देश का निकालेंगे तो देश की जनसंख्या, राज्य का निकालेंगे तो राज्य की जनसंख्या, जिले का निकालेंगे तो जिले की जनसंख्या, तहसील का निकालेंगे तो तहसील की जनसंख्या। इस प्रकार से आप इसको और भी समझ सकते हैं। तो जिस भी आपको देश का निकालना है, मान लीजिए देश या प्रदेश का निकालना है, तो उसकी कुल जनसंख्या बटा उस राज्य या उस देश का क्षेत्रफल से हम उसको विभाजित कर देंगे तो वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब जो भारत में की जनगणना 2011 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग यदि हम भारत का जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या का वितरण देखें तो लगभग
382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों का यहाँ पर घनत्व है। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 382 व्यक्ति निवास करती हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण यही है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारे पास क्षेत्र निश्चित है और जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यदि हम इसके आंकड़े बढ़ती हुई आंकड़ों पर गौर करें तो 1921 में लगभग 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे, जो 1951 में स्वतंत्रता के बाद 117 हुए, 1991 में 267, 2001 में 325 और यदि हम 2001 और 2011 में ही देखें तो काफ़ी सारा डिफरेंट है। ये 1901 में 2001 में आपका 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे और 2011 में 382 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यदि हम पूरे भारत की ऑल ओवर बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी राज्यों में सभी देश में एक समान है। कहीं जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है किसी राज्य में और किसी राज्य में कम निवास करती है। तो यदि हम पर्टिकुलर उस राज्य का जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो वो सबका अलग अलग होगा। यदि हम सबसे कम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का केवल 17 अर्थात 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 11,320 व्यक्ति निवास करती है। अब ये जो जनसंख्या का घनत्व है इसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 उच्च घनत्व के क्षेत्र, नंबर 2 मध्यम घनत्व के क्षेत्र और निम्न, और फिर सबसे लास्ट में आता था आपका कम। अब पहला है आपका उच्च घनत्व के क्षेत्र। तो उच्च घनत्व के क्षेत्रों में हमने एक संख्या मान ली है कि 501 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए। अब वो कितनी भी अधिक हो सकती है, तो 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जो अधिक हैं तो सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेशों में ले लेते हैं। तो इसमें आपका है दिल्ली, दिल्ली से ही लगा हुआ है चंडीगढ़, फिर हम दक्षिण में चले जाएंगे पांडिचेरी, पश्चिम में आपका दमनदीप, लक्षद्वीप और दादर एवं नगर हवेली। यदि हम इन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर लगभग आपके सभी केंद्र शासित प्रदेश इसमें समाहित हो जाते हैं। तो ये याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उच्च घनत्व के क्षेत्रों में अंडमान निकोबार को छोड़कर सभी आ जाती है। फिर यदि हम राज्यों की बात करें तो पंजाब, पंजाब से लगा हुआ है हरियाणा, हरियाणा से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है बिहार, बिहार से लगा हुआ है पश्चिम बंगाल। मतलब आपके ये 5 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर में हैं और उत्तर के विशाल मैदान में ही इनकी स्थिति है। तो उत्तर में आपके 5 हैं। यदि हम साउथ इंडिया की बात करें तो बिल्कुल दक्षिण के 2 राज्य हैं, एक है आपका केरल और एक है आपका तमिलनाडु। तो ये आपके जो राज्य हैं वो उच्च घनत्व के क्षेत्र कहलाती हैं, जिसका यदि हम इसको नंबर से याद रखें तो 501 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हैं। हम इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये जो रेड कलर का डार्क रंग जो भरा हुआ है ये उच्च घनत्व के क्षेत्र है और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि 501 से ज़्यादा। दूसरा आपका ये चौकोर बॉक्स बने हुए हैं, तो चौकोर बॉक्स आपके साउथ इंडिया में लगभग दक्षिण में ये सभी प्रांत आ जाते हैं। इसके बाद खड़े में हैं ये आपके अल्प हैं, तो अल्प में आपका ये बीच वाला पोर्शन है और उत्तर का है। इसके बाद आपका आ जाता है डॉट डॉट वाला, मतलब 100 से भी कम। तो इसमें आपके ये उत्तर पूर्व के राज्य की संख्या हो जाती है और इसमें आपका एक तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। अब दूसरा हमारा जो क्षेत्र है वो है मध्यम घनत्व के क्षेत्र। तो उच्च घनत्व में कितना था 501, इसमें आ जाएंगे आपके 251 से 500। अब इसमें आपके कौन से हैं साउथ इंडिया के टोटल, गुजरात, गुजरात से लगा हुआ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लगा हुआ गोवा, गोवा से लगा हुआ कर्नाटक, कर्नाटक से लगा हुआ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ तेलंगाना, तेलंगाना के अंग झारखंड, उड़ीसा और असम आपका साउथ इंडिया में चल, ये उत्तर पूर्व के राज्यों में, मतलब ये अब बाद आप इसको मान लीजिए, बाकी ये सभी राज्य कनेक्ट हैं। इसके बाद है साधारण घनत्व की, जिसमें 101 से लेकर 250। अब इसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल हो जाता है। तो पहले हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से ही लगा हुआ आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से ही लगा हुआ है आपका उत्तराखंड। फिर हम मध्य की पट्टी में चलेंगे, राजस्थान, राजस्थान से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है छत्तीसगढ़। फिर हम आ जाएंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में, मेघालय, मेघालय से लगा हुआ है आपका, मतलब पहले नागालैंड आता है, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, ये भी एक सीरीज में ही है। तो ये आपके साधारण घनत्व के हैं। और लास्ट है आपका निम्न घनत्व के क्षेत्र। तो इसमें ऐसे क्षेत्र
चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर 100 व्यक्तियों से भी कम यहाँ पर निवास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान निकोबार ही एक ऐसा है जिसमें 100 से कम है, बाकी सब आपके उच्च घनत्व के हैं, 501 से ज़्यादा। ये एक ट्रैक है। अब निम्न घनत्व में सिक्किम जो उत्तर पूर्व में है, और अरुणाचल प्रदेश से ही लगा हुआ है मिजोरम। अब आपका देश का जो जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या वितरण है, यह किसी राज्य में कम और किसी राज्य में कम क्यों है? ऐसा क्यों है कि भाई किसी राज्य में संख्या ज़्यादा निवास कर रही है और किसी में कम? तो ये जो पॉइंट है इसको हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, या वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण जनसंख्या किसी एक विशेष स्थान पर ज़्यादा है, निवास करती है, और किसी स्थान पर कम या नहीं करती। तो इसमें पहला है आपका भौतिक कारण। भौतिक कारण में उस क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट आ जाती है। जैसे आपके उत्तर के जो राज्य हैं वो आपके उत्तर के विशाल मैदान जो है लगभग वही राज्य है, और कोई विशेष एरिया भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर कोई प्राकृतिक धन संपदा होने के कारण या खनिज होने के कारण भी उस क्षेत्र की उपयोगिता बढ़ जाती है और जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार। क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में ना तो पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता है, ना उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन वहाँ पर खनिज बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या निवास करने लगी है। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक। कि ऐसा कोई भी एक कारक, यहाँ पर कोई खनिज भी ना हो और कृषि योग्य भूमि भी ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर महत्व इतना बढ़ जाए कि लोग वहाँ पर आकर्षित हों। तो ऐसा एक इसका उदाहरण मुंबई है। मुंबई केवल समुद्र के तटों पर है, जिसके कारण इसका व्यापारिक महत्व है, और व्यापारिक महत्व होने के कारण लोगों का जब एक इसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ तो यहाँ पर एक बस्ती का निर्माण हो गया, जिसके कारण मुंबई में भी उच्च घनत्व का क्षेत्र माना गया। अब जनसंख्या वृद्धि, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है और इसको रोका नहीं जा सकता, इसको केवल नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि की भारत में तुलना करें, दशकीय वृद्धि की तुलना करें, तो 1901 से लेकर और 2011 तक जनसंख्या का एक चार्ट बना हुआ है। 1901 में थी 23 करोड़, पॉइंट के बाद आपका जी 84, मतलब ये आपकी लाख में है। तो केवल हम करोड़ में बात करेंगे, पॉइंट पर आप ध्यान ना दें, राउंड फिगर में वैल्यू लेंगे इसको। 1901 में 23 करोड़, 1911 में 25 करोड़ और 1921 में 25 करोड़। लेकिन यदि हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए गिरावट आ गई। 1911 में 25.21 करोड़ और 1921 में 25.13 करोड़, मतलब ये 10 वर्षों बाद भी जनसंख्या कम हो गई थी। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारणों पर हमें चर्चा नहीं करना है। दशकीय वृद्धि देखें तो पूर्व में चूंकि हमने 1901 से लिया था तो यहाँ पर दशकीय वृद्धि आपकी हो जाएगी 0, लेकिन 1911 में ये कितना परसेंट बढ़ी, लगभग 5.75, और 1921 में चूँकि कम हो गई तो ये माइनस में आपकी आ जाएगी 0.31%। 31 में 27। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये लगातार बढ़ रही है, और यदि हम इसकी दशकीय वृद्धि देखें तो 1981 के बाद ये लगातार कम हो रही है। 71 के बाद चूँकि 71 में आपकी 54 करोड़ थी और 81 में आपकी 68 करोड़ थी। वृद्धि तो हुई लेकिन वृद्धि दर है वो लगातार कम होती जा रही है। तो वृद्धि दर को ही हमको ज़्यादा कंट्रोल में करना है, मतलब इसको कम से कम लाना है। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या प्रवास क्या होता है। तो चूँकि किसी भी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है जनसंख्या प्रवास। चूँकि लोग अपनी जीविका जीने के लिए, अच्छा सुख भोगने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने गाँव को छोड़कर, अपने मूल स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर बसने लगते हैं, रहने लगते हैं, जिसको जनसंख्या प्रवास कहा जाता है। यदि हम साधारण अर्थों में देखें तो जनसंख्या प्रवास का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। और भारत की जनसंख्या वृद्धि ये एक सबसे गंभीर समस्या है। मतलब यदि हम संसार की सबसे ज़्यादा गंभीर समस्याओं को लें तो जनसंख्या वृद्धि उनका मूल आधार या उनकी जननी है। यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया जाए तो स्वयमेव ही बहुत सारी समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अब देखते हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला है जन्म दर और मृत्यु दर। इसका मतलब है जन्म दर बहुत है और मृत्यु दर कम होती जा रही है। यदि हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें तो 1911 से 21 में जो जनसंख्या जन्म दर आपकी थी वो
48.1 और मृत्यु दर थी 47.2। अब 2011 में देखिए क्या अंतर आया। जो जन्म दर है वो तो आपकी कम हुई है 20.97 और मृत्यु दर भी आपकी उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो गई। मतलब ये आपकी 50%, 48 से 20 लगभग 50% आप इसको औसत में मान के चलिए। और ये 47 से 7 तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। मतलब जन्म लेने वालों की संख्या तो कम हुई है लेकिन मरने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ गई 2011 और 1921 के अनुपात में। दूसरा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का साधारण अर्थ होता है औसत आयु। तो 1921 में जो व्यक्ति की औसत आयु थी वो 50 वर्ष थी और 2011 में 68.8 अर्थात 69 ईयर्स। तो 1921 में लगभग यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु होती थी वह 50 वर्ष और अभी लगभग 70 वर्ष होने लगी, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा है आपका शिक्षा का अभाव। क्योंकि शिक्षा जीवन के अंधकार को दूर करती है और इसका अभाव है, तो जिसके कारण व्यक्तियों में बहुत सारी विकृतियाँ और बहुत सारे परिवर्तन या उसकी सोच बदल जाती है, जिसमें अंधविश्वास का जन्म लेना, संतान को भगवान की देन समझना, परिवार कल्याण कार्यक्रम को ना अपनाना इत्यादि गुणों के कारण भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। अन्य कारकों में आ जाता है आपका गरीबी। क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ये कोशिश करती हैं या ये चाहती हैं कि मेरे घर में ज़्यादा बच्चे हों, मेरे घर में ज़्यादा परिवार में सदस्य हों, तो वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी। मनोरंजन के साधनों का अभाव। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास मनोरंजन के साधनों का अभाव है और वो छोटे बच्चों को मनोरंजन का साधन मानते हैं और ये मानते हैं कि बच्चे तो भगवान की देन है, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही। बाल विवाह भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ने का एक मुख्य कारण है। अब जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाए? जनसंख्या वृद्धि को रोका नहीं जा सकता, इसको केवल नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो पहला है FPAI फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अर्थात परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाया जाए। नंबर 2, शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जाए और विशेष करके स्त्री शिक्षा में वृद्धि किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि स्त्री यदि शिक्षित होगी तो वह कहीं हद तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में कारगर होगी। तीसरा है बाल विवाह को रोका जाए या उस पर रोक लगाई जाए। चौथा है जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, जिसके कारण सरकार द्वारा ऐसी योजना चालू की जाए कि गरीब लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सके, उनकी जीविका चल सके, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, जिसके कारण वह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम हो। अगला है सामाजिक सुरक्षा को तत्परता से लागू किया जाए, लोगों के मन में ऐसा भय ना हो, उनको सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए और जिसके कारण वह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करे। अगला है भारत में लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात। ये भी भारत में प्रतिकूल है। तो एक होता है अनुकूल मतलब अच्छा और दूसरा होता है प्रतिकूल मतलब बुरा। चूँकि भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या में कमी है और भारत का लिंग अनुपात प्रतिकूल है। लेकिन ये स्थिति पूरे भारत में एक सी नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक, तो वहाँ पर अनुकूल कहलाएगा। तो यदि हम इसको शाब्दिक अर्थ में देखें तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943 है, अर्थात 1000 पुरुष और 943 महिलाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपकी 1000 में यदि आप 943 घटाएंगे तो 57 के समथिंग आपका आएगा, अर्थात इतनी महिलाएं अभी कम हैं। लेकिन केरल में स्थिति अनुकूल है, यहाँ पर 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या 1084, मतलब 84 महिलाएं आपकी ज़्यादा हैं। दमन और दीव में और दयनीय स्थिति है 618, तो यहाँ पर तो लगभग आपका 400 के आसपास का अंतर हो गया, मतलब यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। यदि हम इसकी लिंग अनुपात को वर्षवार देखें तो 2011 में 943, 2001 में 933, 1991 में 927, 934, 930, 941, 946। राउंड फिगर वैल्यू में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 900 से और 950 के आसपास है। लेकिन 1901 में 972 था, जो धीरे धीरे पहले कम हुआ
और अब धीरे धीरे ही ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। 1991 में 927, 933 और 943। तो अब ये मान के चला आप चलिए कि चूँकि स्त्री शिक्षा वृद्धि होने के कारण, स्त्रियों का जागरूक होने के कारण, लोगों की सोच बदलने के कारण महिलाओं की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। अब यह जो कम हुई है, पहले तो 972 से लगातार कम हो रही है और अभी भी वर्तमान में 943 है। इसके कम होने के क्या कारण है, मतलब ये तीव्र गति से क्यों नहीं बढ़ पा रही है? तो भारत में लिंग अनुपात में गिरावट या कमी होने के कौन कौन से कारण हैं? नंबर 1, महिलाओं में साक्षरता का कम होना, वो पढ़ी लिखी नहीं है। नंबर 2, ऊंची मातृ मृत्यु दर, महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, ये भी उनकी कमी होने का एक कारण है। पुरुष प्रधान समाज में पुत्र की कामना प्रबल होना, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पुत्र हो, मेरा वंश आगे मेरे पुत्र से चलेगा, और लोगों की ऐसी कल्पना है तो वो प्राथमिकता बालक को देते हैं, ना कि बालिकाओं को। चौथा है कन्या भ्रूण हत्या में लगातार वृद्धि होना, ये गर्भावस्था में ही लड़कियों की हत्या कराना भी भारत में लिंग अनुपात में गिरावट होने का एक मुख्य कारण है। फिर है बालिकाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, कन्या को बोझ समझना, उनको हीन दृष्टि से देखना, जिसके कारण भी उनकी संख्या कम होती जा रही है। समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के कारण और कन्या भ्रूण हत्या के कारण और किशोरियों व युवतियों का आत्महत्या के लिए प्रेरित होना भी भारत में महिलाओं की संख्या कम होने का एक मुख्य कारण है, जिसको हम लिंग अनुपात में गिरावट होने के कारणों की श्रेणी में रखते हैं। अब यदि हम भारत में इनकी स्थिति देखें कि पूरे भारत में लिंग अनुपात की क्या स्थिति है, तो ये जो ये चॉकलेटी रंग जो भरा हुआ है, इसका मतलब है भारत के ये वो ऐसे स्थान है जहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो ये आपका चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश को आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब है। इसके बाद है आपका दूसरा 851 से लेकर 900, मतलब ये भी कम है, 900 से भी कम है। तो ये जो बॉक्स चेक टाइप के बने हुए हैं, ये पूरे आपके नॉर्थन इंडिया में, यहाँ पर भी स्थिति बड़ी दयनीय है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में, और यहाँ पर आप आ जाती हैं तो सिक्किम में। इसके बाद ब्लू कलर की जो लाइन है 901 से लेकर 950, ये भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग है। इसमें आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, और फिर आप आ जाइए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। मतलब यहाँ पर स्थिति हम बहुत ज़्यादा बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते। इसके बाद है आपका 951 से 1000, ये स्टार के जो बने साउथ इंडिया के हैं, जो पूर्वी तट के सहारे आपके और उत्तर पूर्वी के राज्यों तक फैले हुए हैं, और ऊपर भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इनकी स्थिति अच्छी कह सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति हम 1000 से अधिक वाले राज्यों को कहेंगे, उसमें आपका केरल सबसे टॉप पर है, जिसमें लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 1084 है। मानचित्र का अध्ययन करने के बाद अब भारत में साक्षरता की स्थिति, इसमें भी बड़ा अंतर। तो पहले हम साक्षरता का अर्थ समझ लें। साक्षरता का अर्थ स्कूल में जाकर, कॉलेज में पढ़ाई करके अंक सूची प्राप्त करना नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सके, ऐसा व्यक्ति साक्षर है। वह स्कूल गया हो या ना गया हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब भारत में यदि हम साक्षरता की स्थिति देखें तो महिला और पुरुष में बड़ा भेद है, अंतर है दोनों में। पुरुषों का साक्षरता दर लगभग 2011 के अनुसार 80.09 और महिलाओं का 64.6। इसका मतलब निश्चित हो रहा है कि पुरुषों का साक्षरता स्तर अच्छा है, मतलब उनकी साक्षरता की दर अच्छी है, और महिलाओं की अभी कम है। यदि हम ओवरऑल भारत की बात करें और कुल देखें तो 1911 से लेकर 2001 के आंकड़ों में तुलना करें तो बहुत अंतर आता है। 1911 में केवल 6%, मतलब हर 100 व्यक्तियों में से केवल 6 पढ़े थे। 1951 में 18.33, 61 में 28, 1971 में 34, 81 में 43, 91 में 52, 2001 में 65 और 2011 में 73। तो ये लगातार बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब साक्षरता में जो भिन्नताएं हैं वो हमारा अगला पॉइंट है। तो 2011 के अनुसार यदि हम बात करें तो इसमें केवल हमें पुरुष और महिला में ही अंतर करना है। पुरुष साक्षरता दर 80.9 और महिला 64.6। उसमें भी यदि हम ग्रामीण और शहरी में अंतर करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शहरी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट होते हैं, और ग्रामीण शहरियों की तुलना में थोड़े से कम, क्योंकि उनको इतनी अच्छी सुविधाएँ, इतने अच्छे संस्थान वहाँ पर
नहीं होते, जिसके कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो यदि हम शहरी क्षेत्रों का अनुपात देखें तो वो लगभग आपका 84% और ग्रामीण का 67.8। अब भारत की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जो हमारे 2011 के आंकड़े हैं उनको हम एक नज़र में देखते हैं और दोनों में कंपेयर करते हैं। यदि हम घनत्व की बात करें तो भारत का टोटल घनत्व है आपका जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 236। मतलब ये स्थिति थोड़ी ठीक है। मतलब भारत के आंकड़ों में यदि हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व देखें तो कम है। कुल जनसंख्या 121 करोड़ राउंड फिगर में, या 1,21,05,69,573। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 7,26,26,26,809। शहरी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो पूरे भारत का है 31, और मध्य प्रदेश में देखें तो 27.6। ग्रामीण देखें तो पूरे इंडिया का 68.8 और एमपी का है आपका 72.4। यदि हम साक्षरता की बात करें तो पूरे भारत की साक्षरता दर है 73 और मध्य प्रदेश की 69.3। मतलब ये राष्ट्रीय साक्षरता से हमारी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है। पुरुष साक्षरता पूरे भारत की 80.9 और मध्य प्रदेश की 78.7। मतलब उसके आसपास है लेकिन कम है। महिला साक्षरता देखें तो 64.6 और मध्य प्रदेश की देखें तो 69.2। अब हमारा अगला पॉइंट पढ़ने के पहले हम इसको मानचित्र के माध्यम से भी साक्षरता दर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये 81% से अधिक, ये जो चॉकलेटी रंग भरा हुआ है, इसमें केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर साक्षरता का स्तर बहुत अच्छा है। दूसरा आपका ग्रीन कलर का 75 से 80, इसमें तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर और नागालैंड, और उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी, और पश्चिम बंगाल साक्षरता का स्तर अच्छा है। तीसरा है आपका 71 से 75, तो ये आपका कर्नाटक, उड़ीसा, असम और मेघालय। इसके बाद 66 से 70, ये सबसे बड़ा एरिया है। मतलब ये स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। इसमें आपका जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मतलब ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पर साक्षरता दर कम है। और लास्ट हमारा बचता है 65 से कम, तो ये उत्तर पूर्व में केवल एक ही राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर साक्षरता दर कम है। और प्रयास ये करना चाहिए कि इन जो एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पर साक्षरता दर कम है इसको बढ़ाया जाए। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। चूँकि जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं की आधार या जननी है। तो जनसंख्या वृद्धि को यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो लगभग सभी समस्याएं स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। और भारत में जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनाई गई, जिसके 3 उद्देश्य निश्चित किए गए। नंबर 1 तात्कालिक, इसका मतलब इसके तुरंत कोई निर्णय मिलना चाहिए। FPAI का प्रचार प्रसार होने से, मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम के जितने भी जो प्रोग्राम चलते हैं, उनके जो प्रोडक्ट चलते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो उनका उपयोग करें और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करें। दूसरा है मध्यकालीन कि प्रजनन दर घटाना, मतलब जो जन्म लेने वाली बच्चों की संख्या है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। और दीर्घकालीन उद्देश्य ये था कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर गति से बढ़े, मतलब बहुत धीमी गति से बढ़े। इसके लिए जो लक्ष्य घोषित किए गए वो ये लक्ष्य है कि यदि हम इन लक्ष्यों को पर करेंगे तो हम इन 3 उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बुनियादी प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार करना, 14 वर्ष से कम के बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाए, इसको आप RT समझ लीजिए कि 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। शिशु मृत्यु दर 100 से नीचे लाना 1 लाख पर, इसका मतलब है 1 लाख बच्चों पर 100 से भी कम बच्चों की मृत्यु हो, इसको हमें प्राप्त करना है। सार्वभौमिक टीकाकरण को लागू करना, मतलब टीकाकरण सभी के लिए लागू हो और अनिवार्य हो और उसको तत्परता से लागू करना है। कन्या विवाहों की आयु 20 वर्ष के बाद को महत्व देना है, मतलब अभी 18 वर्ष है लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना है कि बालिकाओं की जो विवाह आयु हो 20 के बाद हो। जहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी होती है वहाँ पर जो दाइयाँ होती हैं उनको ट्रेंड किया जाए, तो ये भी ध्यान रखा गया है कि प्रसव कार्य में प्रशिक्षित दाइयों का ही होना आवश्यक है। और
जन्म का पंजीयन, मृत्यु का पंजीयन, विवाह का पंजीयन, गर्भावस्था का टीका पंजीयन और उनका टीकाकरण होना चाहिए। एड्स के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए। छोटे परिवार के महत्व को बताना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि छोटा परिवार ही बेस्ट परिवार है, अच्छा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन केंद्रित बनाना, इसके जितने प्रोडक्ट हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो जनता तक पहुंचाना और जनता से आग्रह करना कि वो उनके कार्यक्रमों को अपनाएं, मानें। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। चूँकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तत्वान में एक ऐसा आयोग बनाया गया जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, और राज्य में भी बनाया गया, वो राज्य जनसंख्या आयोग बनाया गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग हो, राज्य जनसंख्या आयोग हो, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो उस प्रांत का सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है। जैसे यदि हम राष्ट्रीय जनसंख्या की बात की अध्यक्ष की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री जो पदेन होता है। यदि हम राज्य स्तरीय जनसंख्या आयोग की बात करें तो उस राज्य का मुख्यमंत्री। अब इनके जो सदस्य हैं, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक या शासक, जनसांख्यिकीविद, जन स्वास्थ्य अधिकारी, व्यावसायिक व गैर सरकारी संगठन इसके मेंबर होते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं और इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक था भारत जनसंख्या, वो ख़त्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।